हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्राइड लाइट क्लासेस में। माय नेम इज़ गौरव। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 8 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वन की चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में वन। तो पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वनों का होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में वनों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। तो राज्य में वनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 बिंदुओं पर किया जाता है। पहला है भौगोलिक आधार पर एवं दूसरा प्रशासनिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर राज्य के वनों को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार बालाघाट, सिवनी, उमरिया, मंडला, अनूपपुर एवं शहडोल जिले में है। यह वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, आम, बांस, शीशम तथा महुआ आदि वृक्ष होते हैं। दूसरे नंबर पर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, निमाड़ एवं छतरपुर जिले में है एवं यह वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि इन वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। राज्य में यह मुख्य रूप से चंबल की घाटी में फैले हुए वन है। राज्य में इनका विस्तार सर्वाधिक है। यह वन मुख्य रूप से 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, रतलाम, टीकमगढ़, दतिया तथा निमाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। हर्रा, बबूल, कीकर, तेंदू, खेतड़ी तथा शीशम इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। अब हम प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो राज्य में वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आरक्षित वन, जिसे हम रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो आरक्षित वन क्षेत्र में शासकीय नियम अत्यंत कठोर होते हैं। इन वनों पर शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहता है। एनिमल ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन लकड़ी एकत्रित करने हेतु गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिए जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार राज्य में आरक्षित वन लगभग 61,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 65.36% भाग है। इसके अलावा इन वनों में ही राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे अधिक आरक्षित वन खंडवा वन वृत्त तथा न्यूनतम छतरपुर वन वृत्त में है। अब हम अगला देखते हैं संरक्षित वन, जिसे हम कंजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इन वनों में पशुचारण एवं वृक्ष काटने की सुविधा प्रतिबंधित होती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन लगभग 31,098 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का 33% भाग है। इसके अलावा सबसे अधिक आरक्षित वन राजगढ़ जिले में एवं न्यूनतम उज्जैन जिले में है। तो अब हम प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतिम वर्गीकरण, जो कि अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये वन जो होते हैं ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन होते हैं एवं इन वनों में पशुचारण, आवागमन एवं वन वृक्ष काटने की सुविधा भी होती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार राज्य में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो हैं वो 1705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का 2% भाग है।
अब हम इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देख लेते हैं। तो पहला है बालाघाट, जिसके 53.44% भाग पर वन आच्छादित हैं। दूसरा है श्योपुर 52.38%। तीसरा है उमरिया 49.62%। चौथा है मंडला 44.44% एवं डिंडौरी 40.59%। अब हम न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है उज्जैन, जिसके मात्र 0.59% भाग पर वन पाए जाते हैं एवं यह मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे कम है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे शाजापुर 1.02%, रतलाम 1.23%, भिंड 2.39% एवं राजगढ़ 2.80%। इसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है बालाघाट, जिसके कुल क्षेत्रफल का 4,932 किलोमीटर हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर हम छिंदवाड़ा, जिसका 4,588 वर्ग किलोमीटर हिस्सा। तीसरे नंबर पर देखेंगे बैतूल 3,663 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर श्योपुर 3,460 वर्ग किलोमीटर एवं पांचवें नंबर पर सिवनी 3,069 वर्ग किलोमीटर हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है उज्जैन, जिसका केवल 36 वर्ग किलोमीटर हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर रतलाम 59 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर शाजापुर 63 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर भिंड 106 वर्ग किलोमीटर एवं पांचवें नंबर पर राजगढ़ 172 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे कम है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1952 की प्रथम नीति के बाद अपनी दूसरी नीति 4 अप्रैल 2005 को घोषित की। वर्ष 1988 में पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रावधानों के अनुरूप राज्य की वन नीति में व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक थीं। पूर्व की नीति में वन प्रबंधन कार्य जो होते थे वे विभाग के कड़े नियंत्रण में ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते थे, लेकिन वर्तमान नीति में जन भागीदारी से वनों के विकास को महत्व दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 के नियमों के अनुसार वन आश्रित समुदायों के सर्वांगीण विकास पर एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बिना तार वाले तंत्र आदि संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था सुदृढ़ करना एवं वन कर्मियों को आवश्यकता अनुसार शस्त्र उपलब्ध कराना इस वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख वन संपदा की चर्चा भी कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वन अत्यधिक संपन्न हैं। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे सागौन। इसका बॉटनिकल नेम टेक्टोने ग्रैंडाई है। यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वृक्ष 18,332.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। यह वन 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले तथा काली मृदा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी इमारती होती है, जो घरों एवं लकड़ी के सामान बनाने के काम आती है। होशंगाबाद की बोरी घाटी, जबलपुर एवं बैतूल आदि क्षेत्रों में यह वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख संपदा है साल के वृक्ष। यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के वृक्ष हैं। इसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 4.15% क्षेत्र में साल के वन पाए जाते हैं। साल की लकड़ी का प्रयोग रेलवे स्लीपर एवं इमारती लकड़ी के रूप में होता है। साल राज्य के
लाल एवं पीली मिट्टी वाले तथा 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शहडोल, बालाघाट, उमरिया एवं मंडला जिले में साल वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश राज्य की अगली प्रमुख वन संपदा की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है बांस। तो राज्य में बांस दक्षिणी एवं पूर्वी जिलों जैसे कि शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, खंडवा एवं होशंगाबाद इत्यादि जिलों में पाया जाता है। इसका बॉटनिकल नाम डेंड्रोकैलिमस है। यह 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बांस का प्रयोग अमलई एवं नेपानगर के कागज कारखानों में किया जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बालाघाट एवं होशंगाबाद वन वृत्त बांस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा है। मध्य प्रदेश राज्य की अगली प्रमुख वन संपदा है खैर। तो राज्य में शिवपुरी तथा बानमौर में कत्था बनाने के कारखाने हैं, जिन्हें खैर की लकड़ी शिवपुर, शिवपुरी, गुना तथा मुरैना के वनों से मिलती है। खैर राज्य के जबलपुर, सागर, दमोह एवं उमरिया इत्यादि जिलों में भी पाया जाता है। इसका प्रयोग पेंट बनाने में, चर्म शोधन में एवं औषधि बनाने इत्यादि कार्य में होता है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख वन संपदा है लाख। तो राज्य में पलाश के फूलों द्वारा, कुसुम, बेर के वृक्षों तथा अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होती है। राज्य में उमरिया जिले में लाख बनाने का कारखाना स्थित है। राज्य में लाख मंडला, सिवनी, जबलपुर, शहडोल तथा होशंगाबाद के वनों में पाया जाता है। इसका प्रयोग औषधि बनाने में, चर्म शोधन में तथा रसायन एवं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। अगली वन संपदा है हर्रा। तो हर्रा मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, श्योपुर एवं शहडोल के वनों से प्राप्त होता है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35 से 40% तक ट्रेनिंग पाई जाती है। इसका प्रयोग चर्म शोधन में, स्याही, पेंट तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम अगली वन संपदा देखेंगे भिलावा। तो भिलावा एक फल का नाम है। भिलावा मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वन वृत्त से एकत्रित किया जाता है। इसका प्रयोग स्याही एवं पेंट बनाने में किया जाता है। छिंदवाड़ा जिले में भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। अगली प्रमुख वन संपदा है गोंद। तो गोंद का उत्पादन ग्वालियर, खंडवा, मुरैना, शिवपुरी तथा रतलाम आदि जिलों में किया जाता है। यह बबूल, कुल्लू एवं सलाई इत्यादि वृक्षों से प्राप्त होता है। गोंद का प्रयोग 3 रूप में होता है, जिसमें बबूल का प्रयोग खाने में, कुल्लू का प्रयोग कॉफ़ी में एवं पेस्ट्री बनाने में तथा सलाई गोंद का प्रयोग पेंट तथा वार्निश बनाने में किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा तेंदुपत्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अधिकांश तेंदु वृक्ष छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में स्थित हैं। देश के कुल तेंदुपत्ते का 60% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इनकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने हैं। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है एवं मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा संग्राहक भी कहा जाता है। इसके अलावा तेंदुपत्ता मुख्य रूप से सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल आदि जिलों में भी पाया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश की वन संपदा के अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संरक्षण योजना एवं कार्यक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दीनदयाल वनांचल सेवा, जिसका शुभारंभ 20 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। यह वन सुरक्षा एवं विकास के साथ सुदूर वनांचलों में पदस्थ वन अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से वनवासियों के लिए कल्याण एवं सेवा का एक अभिनव प्रयास है। यह स्वस्थ जन एवं स्वस्थ वन की अवधारणा पर आधारित है। अगली योजना देखते हैं वाणिज्यिक बागवानी योजना। तो औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग के लिए सागौन और बांस जैसे उच्च आर्थिक मूल्य की प्रजातियों का रोपण कर वानिकी उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
पंचवन योजना को भी देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य 33% से कम क्षेत्रफल वाले जिलों में वृक्षारोपण करना है। इसके बाद अगली योजना है सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। इसके अंतर्गत झाबुआ, बैतूल, सीधी, खरगोन एवं शहडोल जिले में निगम द्वारा चारागाह विकास के साथ सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। अगली प्रमुख योजना है जंगल गलियारा योजना। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह राज्य की प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। इसके तहत 2 अभयारण्यों तथा 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़कर उनके बीच एक वन क्षेत्र की पट्टी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस जंगल गलियारा के तहत जोड़े जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में बांधवगढ़ जो कि शहडोल जिले में स्थित है एवं कान्हा जो कि मंडला जिले में स्थित है शामिल है। अगली है लोक वानिकी योजना। इसके तहत सीधी, होशंगाबाद एवं देवास जिलों में किसान संघ का गठन किया गया है। यह योजना वर्ष 1995 में प्रारंभ हुई एवं इसका प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक प्रबंधन लाकर वानिकी को लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक वानिकी योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 1976 में की गई। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देना आदि शामिल है। तो इसके साथ ही अब हम अंत में मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी पुरस्कारों की चर्चा भी कर लेते हैं। तो पहला है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार वन तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हेतु वीरांगना अमृता देवी की याद में दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई है। इसके बाद है महावृक्ष पुरस्कार। प्राचीन एवं विशिष्ट प्रणालियों के वृक्षों को पहचानकर सुरक्षित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। इसके बाद है वन प्रहरी पुरस्कार। तो वनों के बचाव के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पर दिया जाता है। अंत में है वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की स्मृति में उनकी जन्मतिथि जो कि है 19 नवंबर पर इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।